नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे ईवीएम से चुनाव कराए जाने को लेकर, जिससे लेकर बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। नगर निगम से लेकर वार्डों के आरक्षण के साथ अध्यक्ष पदों के आरक्षण की प्रक्रिया भी बीते दिनों पूरी कर ली गई है। तो वहीं अब तक अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार के नगरीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे, जिसको लेकर सरकार की तरफ से इसकी पुष्टि भी कर दी गई है। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर भी उठने वाले सवालों को लेकर न्यायालय के आदेश के अनुसार कथन सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ईवीएम में छेड़छाड़ करना संभव नहीं है। अब इसके बाद प्रदेश में ईवीएम से चुनाव कराने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस मामले में डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा है कि इस बार के निकाय चुनाव बैलेट पेपर की जगह ईवीएम से चुनाव कराए जाएंगे। ईवीएम से छेड़छाड़ करना असंभव है। चुनाव होगा नगर निगम का, नगरीय निकाय का, ऐसा कुछ पता चल रहा है। चुनाव आयोग इस दिशा पर काम कर रही है। कोशिश हो रही है कि ईवीएम पर चुनाव हो और इसके लिए चुनाव आयोग तैयारी कर रही है और हर संभव कोशिश होगी कि नगरीय निकाय के मतदान जो है वो ईवीएम से ही हो। कांग्रेस तो लगातार सवाल उठाती रही है। पिछली बार जब हुआ था कि शायद नगरीय निकाय चुनाव बैलेट से होगा तो उन्होंने धन्यवाद भी दिया था कि चलिए देर से ही सही, सरकार को अकल तो आई। अब फिर वो ये 2014 में ईवीएम से हुआ था, पर इन्होंने बैलेट पेपर से 2019 में चुनाव कराया था। ईवीएम की जांच और उसकी टेस्टिंग इंजीनियर्स बुलाकर करने पड़ेंगे। वो एक्सरसाइज हो रहा है। यदि संभव हुआ तो निश्चित रूप से ईवीएम से चुनाव होगा। ईवीएम को लेकर बार बार 2500 बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, अन्य संस्थाओं ने ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ईवीएम में किसी तरह की छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। और वहीं इस पर पीसीसी मीडिया प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने क्या कहा कि पहले भारतीय जनता पार्टी ने बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की घोषणा की थी और अब अपनी ही घोषणा से मुकरते हुए ईवीएम से चुनाव कराने की तैयारी कर रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि भाजपा को जो फीडबैक मिल रहा है बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने को लेकर, उससे बीजेपी घबराई हुई है। पार्टी अंततः अपनी फितरत पे आ ही गई। पहले इन्होंने घोषणा किया कि बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे और जब लगातार जो फीडबैक आ रहा है उससे इनको स्पष्ट लगने लगा कि नगरीय निकाय चुनाव में बुरी तरीके से पराजित होंगे, तो फिर से यू टर्न दिया और घोषणा कर दिया कि ईवीएम मशीन के माध्यम से नगरीय निकाय का चुनाव होगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जान ईवीएम में बसती है। वो ईवीएम के अलावा चुनाव के बारे में कभी सोच ही नहीं सकती। उसे मालूम है कि जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव होने लगेंगे उसका बंटाधार होना तय है। और वहीं अब देखना खास होगा कि बैलेट पेपर की जगह ईवीएम से चुनाव होने पर परिणामों में कितना परिवर्तन आएगा। बहरहाल नगरीय निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। तो जिस तरीके से ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहे हैं, बैलेट पेपर को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ निपेंद्र पटेल प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ गए हैं, साथ ही अंशुल मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ गए हैं और नागेंद्र वर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं डिबेट की शुरुआत बीजेपी के साथ ही करना चाहूंगी। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में ईवीएम से निकाय चुनाव होंगे, लेकिन इससे पहले अगर बात करें तो इसमें बैलेट पेपर से चुनाव होने की बात सामने आई थी। अब सवाल यह उठता है कि जब बैलेट पेपर से यहाँ पर चुनाव हो रहे थे तो इसमें ईवीएम की एंट्री कैसे हो गई? देखिए, ईवीएम से चुनाव कराना आसान है। बैलेट पेपर में खासकर जैसे नगरीय निकाय, स्थानीय जो त्रिस्तरीय नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो है वो
एक एक वोट की कीमत होती है। और बैलेट पेपर से चुनाव कराने से कई बार ये होता है कि वोटर जो है वो ठप्पा कहीं और लगा देता है, जिससे उनके जो है वो मत जो है वो अवैध हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो बैलेट पेपर में नहीं हो पाते, और ईवीएम में गलती की संभावना बहुत कम होती है। और अगर सरकार ईवीएम से करवाना चाह रही है तो फिर इससे कांग्रेस को परेशानी क्या है? अगर उन्होंने काम किया है या जनता उनके पक्ष में है तो वो चुनाव में जीतेंगे, और अगर भाजपा अच्छा काम कर रही है तो भाजपा जीतेगी। कांग्रेस डर क्यों रही है ईवीएम से चुनाव करवाने से? बिल्कुल ठीक है, चलिए ये जान लेते हैं हम कांग्रेस से कि कांग्रेस चुनाव ईवीएम से कराने से क्यों डर रही है। अंशुल जी, जिस तरीके से आपने सुना, बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव कराने में कांग्रेस को डर लग रहा है। बैलेट पेपर से गलती की संभावना, लेकिन अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो इससे कांग्रेस को डर लग रहा है। क्या वाकई कांग्रेस को डर लग रहा है क्या इससे? वैशाली जी, पहले नृपेंद्र जी से एक बात ये पूछ लीजिए उनसे कि अभी 13 दिन पहले जो अभी ईवीएम की सारी बातें बता रहे थे कि ईवीएम ने ये हो जाता है वो हो जाता है, बड़ी खूबियां गिना रहे थे। 13 दिन बाद आई ये खूबियां कि 13 दिन पहले ये खूबियां थी? आखिर इन 13 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी को अपने बयान से पलटना पड़ा, अपनी नीति को बदलना पड़ा? कहीं इस प्रकार का कृत्य तो समझ में नहीं आ रहा है। जो 1 साल का फेल्यूअर है, वहां से जो फीडबैक आ रहा है जनता जनार्दन के सामने, इसलिए डर रही है। जिस प्रकार से एक राजा की जान तोते में बसती थी, उस प्रकार से बीजेपी की जान क्या ईवीएम में बस रही है? अगर आपको ईवीएम से चुनाव कराना ही था तो 13 दिन पहले भी ईवीएम की यही खूबियां होंगी वैशाली जी। 13 दिन में ईवीएम बदल तो गया नहीं होगा जी। और अब ये 13 दिन बाद जब इनका यू टर्न लेकर आया है तो कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह तो चलती हुई सरकार पे खड़ा होता है कि आपकी आखिर नीति क्या है। या तो सरकार का यह फेल्यूअर है, या सरकार ने जो अपने वादे कहा था कि महिलाओं के लिए हम 500 रुपए सिलेंडर देंगे, बिजली का बिल हाफ करेंगे, वो कर नहीं पाए। या तो फिर इन्होंने यह कहा था कि धान के पीछे हम आपको एक मुश्त एक बार में एक दिन में 3100 रुपए समर्थन मूल्य देंगे, या तो वो नहीं दे पाए। तो नृपेंद्र जी इन बात पर प्रकाश न डालते हुए इन बात पर प्रकाश डालें कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी 13 दिन के भीतर में कैसे बदल गए। अब दूसरे प्रवक्ता, इनके साथी प्रवक्ता यह कहते हैं यह चुनाव आयोग का निर्णय है। अब जब चुनाव आयोग का इस प्रकार का निर्णय होकर आता है तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी किस अधिकार से नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं? और अगर वो अधिकृत व्यक्ति हैं तो जो उन्होंने 13 दिन पहले बयान दिया था, क्या उस बयान के ऊपर अभी भी एक काबिज है? नृपेंद्र जी इस बात का जवाब दे दें। सच्चाई मोहतरमा यह है कि पिछले 1 वर्षों में इन्होंने जो काम किया है, पिछले 1 वर्षों में जो जनता जनार्दन के साथ छलावा किया है, मुझे लगता है कि नृपेंद्र जी के घर में 500 रुपए में सिलेंडर आ रहा होगा। मुझे लगता है कि जो सरकार ने यह कहा था कि हर साल 50,000 नौकरियां देंगे, तो नृपेंद्र जी के जो 4-5 इनके रिश्तेदार होंगे उनमें से 1-2 लोगों की तो नौकरी लग गई होगी। मुझे ऐसा लगता है कि नृपेंद्र जी एक किसान पुत्र होंगे, किसान परिवार से आते होंगे और उनको 3100 रुपए मिल रहा होगा। तो इतने सारे जो वादे कर गए थे, उन वादों में इनकी जितनी निष्पक्षता समझ में आ रही है, वो कहीं ना कहीं सामने चुनाव से डरे हुए हैं। और डर का यही आलम है कि चुनाव आयोग के ऊपर दबाव बना के पहले बैलेट पेपर से चुनाव कराने का जब प्रयास किया था, वहां से इन्होंने जब अपना सर्वे कराया, उससे बीजेपी की स्थिति साफ नजर नहीं आई। इसलिए इन्होंने वही राजा की जान जो उस तोते में गढ़ने की कहानी रची थी, ऐसे ही बीजेपी और नृपेंद्र जी की जो कहानी है वो ईवीएम में बस रही है और वही गढ़ रही है। चलिए ठीक है, सच्चाई तो छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से जान रही है। ठीक है, मतलब कहने का आपका मतलब ये है कि जो वादे बीजेपी ने किए थे वो पूरे नहीं हुए, जिसके कारण बीजेपी डर रही है। इसका जवाब हम बीजेपी से लेंगे, लेकिन पत्रकार 13 दिन में कैसे बदल गए? ठीक है, जवाब लेंगे हम इसका बीजेपी से, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं। नागेंद्र जी, जिस तरीके से ईवीएम और बैलेट पेपर इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने, पहले बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे थे, अब इसमें एंट्री जो है वो ईवीएम की हो गई है। क्या लगता है आपको? देखिए, अभी जो विषय है चुनाव कराना, उसकी व्यवस्था करना, यह निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र का मसला है जी। इतने व्यापक पैमाने पे नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव जो कराने जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे संसाधन, कर्मचारी और समय लगना है। तो जाहिर तौर पे ईवीएम जो है सुविधाजनक महसूस होता है, इसमें टाइम बचता है। और शुरू में जो बात कही जा रही थी, नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा होते हैं, तो बैलेट पेपर जी की बात आ रही थी, क्योंकि ईवीएम उतना उपलब्ध नहीं हो पाएगा, ऐसी बातें सामने आई थी। लेकिन हो सकता है अब वो सारी व्यवस्था हो गई
हो गई, इसलिए उन्होंने ये तय किया कि ईवीएम जो किया जाए। दूसरी बात, हम लोगों ने निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमेशा ये बात सुनी है कि जो तमाम दावे इस तरीके से किए जाते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ियां होती है, उसे हैक कर लिया जाता है या रिमोट कंट्रोल से उसको कंट्रोल किया जाता है, तो ये सारी चीजें निराधार है। और निर्वाचन आयोग ने बार बार इस चीज को कहा है कि चुनौती दी है कि कोई इस चीज को करके दिखाए, और इसकी आज तक पुष्टि नहीं हो पाई है। तो इन सब चीजों को लेके मुझे लगता है कि एक राजनीतिक ढंग से सोचना, और फिर दूसरी चीज वैशाली जी ये भी है कि जिस राजनीतिक दल को जिस चुनाव में सफलता मिलती है वहाँ ईवीएम पे कोई सवाल आमतौर पे नहीं उठाए जाते जी। तो ये इन सब चीजों के पीछे क्या मंशा होती है, इसे समझने की बहुत जरूरत है। और आम जनता जो है वो सरल सस्ता चुनाव चाहता है, क्योंकि इसमें जितना ज्यादा खर्च होता है वो जनधन ही खर्च होता है। जी जी बिल्कुल, आम लोगों की ध्यान में रखते हुए ईवीएम से चुनाव कराने की बात आप कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल आपके पास आएंगे, यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं अंशुल जी, लेकिन बीजेपी की तरफ रुक करना चाहेंगे। पहले जिस तरीके से निपेंद्र जी कांग्रेस आरोप लगा रही है कि यहाँ पर बीजेपी की जान जो है वो ईवीएम में बसती है, क्या कहेंगे? वाकई क्या बीजेपी में बसती है जान? वैशाली जी वैशाली जी देखिए, कांग्रेस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ईवीएम पर दोष मढ़ती है। क्या हिमाचल में ईवीएम भाजपा के पक्ष में थी? कर्नाटक में ईवीएम भाजपा के पक्ष में थी? तेलंगाना में भाजपा के पक्ष में थी? क्या जहां इनके लिए ये है कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, जहां यहाँ पर ये जीतते हैं, पश्चिम बंगाल में ईवीएम ठीक थी। अभी इनको कांग्रेस को जब 99 सीट या फिर महाराष्ट्र के लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस जीती तो वहां की ईवीएम ठीक थी। देखिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जनता के बीच कांग्रेस की प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है। ये इसीलिए इस प्रकार का दोष मढ़कर अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। और देखिए, अभी अधिकांश नगरीय निकाय में जो है वो कांग्रेस का क्या बोलते हैं जनप्रतिनिधि अध्यक्ष है या फिर पार्षद है, तो हम उनकी नाकामी को लेकर जाएंगे चुनाव में। और जहां तक वादे की बात है, अभी मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि हमने जो धान का समर्थन मूल्य 2300 रुपए जो है वो किसानों के खाते में तुरंत डाला है, और फरवरी में जैसे ही धान खरीदी बंद होगी एक मुश्त 800 रुपए जो बोनस है वो हम किसानों को देंगे। इनकी तरह इनके कांग्रेस के नेताओं की पुण्यतिथि थी या फिर जन्मतिथि जन्मदिन का इंतजार नहीं करेंगे कि 4 किस्त में हम बोनस देंगे। एक किस्त तो कांग्रेस 2023 का एक किस्त किसानों को आज तक कांग्रेस नहीं दे पाई है। देखिए, हमने जो वादे किए हैं वो सारे वादे जो है वो पूरे करेंगे, और बहुत जल्द जैसे जैसे है हम अपनी 1 साल की उपलब्धियों को लेकर जाएंगे। और कांग्रेस के जो पिछले 5 साल से नगरीय निकाय में कांग्रेस की जो सत्ता है उनकी नाकामियों को लेकर हम जाएंगे जनता के बीच में। और हमें ये अवश्य उम्मीद है कि जिस प्रकार से लोकसभा और विधानसभा में हमारी जीत हुई है बम्पर, वैसे ही नगरीय निकाय में जीतेंगे। ईवीएम पे आरोप लगाना तो जो है वो कांग्रेस का एक प्रकार से तिगड़ा बन गया है। चलिए ठीक है, बिल्कुल अंशुल जी की तरफ से जरूर ऐसी प्रतिक्रिया आ रही है कि कुछ कहना चाह रहे हैं, मुस्कुराते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी अंशुल जी क्या कहेंगे? सवाल तो आप पर भी उठ रहे हैं। अभी निपेंद्र जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि हिमाचल तो हमारे अंडर में नहीं था, पश्चिम बंगाल तो हमारे अंडर में नहीं था, अभी लोकसभा का चुनाव जो हमारे अंडर में नहीं था। बड़ी उम्दा बात कही उन्होंने उनका कहने का तात्पर्य कहीं ना कहीं ये निकल कर आया कि जहां कांग्रेस जीतती है वहां ईवीएम पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं उठाती, और जहां हार जाती है वहीं उठाती होगी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ निपेंद्र जी? आपको ऐसे ही लगता होगा। अब मैं इसका जवाब दे देता हूँ निपेंद्र जी। इसकी समस्या ये उत्पन्न होकर आती है निपेंद्र जी कि डायन भी 4 घर छोड़कर हमला करती है भाई साहब, पहली बात। और दूसरी बात कि जो चोर होता है वो 6 घर छोड़कर चोरी करता है। और तीसरी बात, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैक नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से निपेंद्र जी आपके हाथ में एक मोबाइल फोन होगा, इस पैनल में बैठे हुए हर एक व्यक्तियों के पास में एक फोन होगा, उस फोन को किस प्रकार से चलाना है वह प्रार्थी पर निर्भर करता है। जो कि गांधी जी ने कहा था, उचित साध्य की प्राप्ति हेतु साधक एवं संसाधन का
पवित्र होना अति अनिवार्य है। यहाँ पे ईवीएम तो पवित्र है, संसाधन तो पवित्र है, लेकिन जो साधक बैठा हुआ है वह कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा इतिहास निकटतम लेके चलता हूं आपको, कि भारत जगत का चुनाव आयोग जो तथाकथित निष्पक्ष कहा जाता है वह कितने दबाव में काम कर रहा है। आज दिनांक में नेशनल मीडिया पर बैठकर उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है और अपना दुखड़ा रोना पड़ता है। तो ईवीएम हैक नहीं होती, ईवीएम को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति विशेष जो होता है नृपेंद्र जी, वह हैक होता है। और आपने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा कर दी है कि जैसे ही धान खरीदी पूर्ण हो जाएगी और हम पैसा देंगे। तो हमारे जितने आपके मुख्यमंत्री उतने ही हमारे मुख्यमंत्री हैं। जब वो मुख्यमंत्री की रेस में हुआ कर रहे थे, जब आप और हम चुनाव लड़ रहे थे, तब तात्कालिक मुख्यमंत्री जी खड़े होकर मंच पर कहते हैं, प्रधानमंत्री जी खड़े होकर कहते हैं कि जैसे दिन हमारी सरकार बनेगी, किसान के लिए एक मुश्त रकम जैसे ही आप धान खरीदेंगे, जैसे ही धान बेचेंगे और आपके अकाउंट में 24 घंटे के अंदर 3100 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। नृपेंद्र जी, अगर आप किसान परिवार से बिलोंग करते हैं तो बता दीजिए आपके पास पैसा आया कि नहीं आया। मैं भी किसान परिवार से हूं, मेरे पास तो पैसा नहीं आया पहली बार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसी रायपुर की प्राण भूमि में खड़े होकर यह बात कर जाते हैं कि भाइयों एवं बहनों, मेरी महिलाओं, आपके लिए नरेंद्र मोदी यह कहकर जाता है कि घर में, हर घर में मैं 500 रुपए में सिलेंडर दूंगा। नृपेंद्र जी थोड़ा सा आप बता दीजिए, आपके घर में भी महिलाएं होंगी, आपके घर पे कितने रुपए का सिलेंडर आता है? नृपेंद्र जी, आदरणीय मुख्य प्रधानमंत्री जी आकर यह कहते हैं कि हर वर्ष इस छत्तीसगढ़ को 50,000 सरकारी डायरेक्ट भर्तियां हम देंगे। नृपेंद्र जी थोड़ा सा बता दीजिए, विष्णुदेव सरकार जी में कितनी अभी भर्तियां निकल गई और 50,000 पूर्ण हो गई कि नहीं हो गई? अगर पूर्ण हो गई तो मुझे लगता है एक आध व्यक्ति आपके घर का भी पहुंचा होगा। मेरे घर का तो कोई नहीं पहुंचा है, या वरिष्ठ पत्रकार जी के घर का तो कोई नहीं पहुंचा है। इसलिए नहीं पहुंचा है क्योंकि एक भी भर्ती नहीं निकली है। ठीक है। ये मैंने नहीं कहा था, कांग्रेस ने नहीं कहा था, मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आपके भी और हमारे, उन्होंने कहा था। संपूर्ण बीजेपी के संगठन, आज के उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी ने कहा था जी। तो सर, जो आपने कहा था मैं वही आपको बता रहा हूं। आप कौन सी बात कर रहे हैं? आप मतारी वंदन की योजना पर बात कर देते हैं। एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था नृपेंद्र जी, आपने देखा होगा। वहां पर एक महिला खड़े होकर उप मुख्यमंत्री, गृह जेल मंत्री जी से कहती है कि आप हमारे मतारी वंदन योजना के तहत 1,000 रुपया आप जो दे रहे हैं उसको आप वापस कर दीजिए। मेरे पुत्र की एसआई भर्ती का रिजल्ट निकाल दीजिए, क्योंकि वह उसके जीवन का सवाल है। अगर वह सही दिशा में चला गया तो मुझे 1,000 रुपए की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एसआई भर्ती करवा दिए साहब, आपका आपने रिजल्ट निकलवा के दे दिया साहब। आप थोड़ा सा बता दीजिए, 50,000 रुपए जो 50,000 नौकरियां देने वाले थे वो उसको पूर्ण कर दिया जी साहब। आप बता दीजिए। आप मुझे ये बता दीजिए कि आपके घर में 500 रुपए सिलेंडर और हाफ बिजली का बिल आने लगा क्या नृपेंद्र जी? ठीक है, जिस कमरे में आप एसी और कूलर पंखा चलाते हैं उसका बिल कितना आ रहा है, इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है, जवाब दे रहे हैं नृपेंद्र जी, जवाब देना भी चाह रहे हैं जी। नृपेंद्र जी कहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो गारंटी दी है चुनाव के समय में, वो सारे पूरे होंगे, धीरे धीरे पूरे होंगे। देखिए, सारे वादे एक साथ पूरा करना संभव नहीं है, उसके लिए नीति बनानी पड़ती है, बजट में प्रावधान करना पड़ता है, सर्वे करना पड़ता है। हमने महतारी वंदन की बात की थी, महतारी वंदन के लिए महिलाओं का जानकारी है, हमने तुरंत दिया। किसानों को डाटा था, किसानों के लिए तुरंत दिया। और अभी तक जब 500 सिलेंडर देने के लिए बात हुई, उसके लिए भी सरकारी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। देखिए, वादे तो इन्होंने भी किया था। पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने जी जो है संविदा अनियमित कर्मचारियों के पंडाल में जाकर कहा था कि जैसे ही सरकार बनेगी तो आपको तुरंत नियमित करेंगे। इन्होंने पेशा कानून लागू करने की बात की थी, क्या इन्होंने दिया? ठीक है, जो है वो एक करके भाजपा सरकार के समय 2 साल धान का बोनस देने की बात कही थी, क्या इन्होंने दिया? देखिए, वादा खिलाफी तो कांग्रेस ने किया, इसलिए 5 साल में उनको सरकार से जाना पड़ा। देखिए, हमने जो वादे किए हैं वो सारे वादे जो है वो समय पर पूरा होंगे। और जो कांग्रेसी का हमारे यहाँ नेता भाई है, इन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे, महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनको भी 500 में सिलेंडर मिलेगा और उनको भी महतारी वंदन का योजना का पैसा जरूर मिल रहा होगा। चलिए ठीक है, जान लेते हैं। अंशुल जी कुछ कहना चाह रहे थे जी। एक सेकंड वैशाली जी, अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने बड़ी सुंदर बात कही, छत्तीसगढ़ के पक्ष में बात कही। उन्होंने कहा कि जो हमने कहा था वो एक एक वादे पूर्ण होकर दिखाएंगे जी। तो आज यह 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है सरकार को बने 1 वर्ष 1 महीना पूर्ण हो चुका है। और हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार ने यह कहा था कि हर वर्ष
हम 50,000 नौकरियां युवाओं को देंगे, डायरेक्ट भर्ती देंगे। यह आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और अगर इस बात को आप मानते हैं तो आज 1 वर्ष पूर्ण होने पर 50,000 भर्तियां हुई कि नहीं हुई? जबकि हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री यह कहते हैं जी कि भैया हम पुराने लोगों को लंबित नहीं कर पा रहे, नई नौकरियां कहां से देंगे। ये हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री का बयान है मान्यवर। हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि देश में ऐसी भयावह कार्यक्रम चल रहा है कि हम नौकरियां निकाल ही नहीं पा रहे हैं, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ में 6 लाख रिक्त पद खाली पड़े हैं मान्यवर। उसको भरने में आपको क्या समस्या जा रही है? एक्चुअल में समस्या ये जा रही है आपको क्योंकि आपका विजन नहीं है। आप झूठवाद की राजनीति करते हैं, कभी ईवीएम पर चलते हैं, कभी इस पर चलते हैं, कभी उस पर चलते हैं। इसे बोलते हैं पलटू राम की राजनीति करना। ठीक है, इसका जवाब बीजेपी से लेंगे। 13 दिन में आपके स्वयं के उप मुख्यमंत्री बदल गए। ठीक है, आपके पास आएंगे निपेंद्र जी, लेकिन पहले वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नागेंद्र जी, जिस तरीके से बैलेट पेपर की जगह अगर ईवीएम से चुनाव होते हैं तो क्या परिणामों में परिवर्तन आने की संभावना है, आशंका है? देखिए, ये बातें मुझे लगता है कि बेमानी है जी। चुनाव की प्रक्रिया पे किसी भी तरीके का संदेह नहीं करना चाहिए। और नगरीय निकाय और नगर पंचायत के जो चुनाव होते हैं, नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव होते हैं, ये स्थानीय मुद्दों पे होते हैं। और इस पे मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को लेकर जब हम बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं विषय को भटकाने की बात होती है। और चुनाव कितने पारदर्शिता से हो सके इस पे नजर जो है वो राजनीतिक दलों की होनी चाहिए। बिल्कुल। और उस प्रणाली पे शंका ना करके उस पे कहाँ तकनीकी रूप से कोई सवाल तो नहीं उठाए जाने चाहिए, लेकिन व्यवस्था किस तरीके से बन रही है, चुनाव कैसे हो रहे हैं, इस पे फोकस किया जाना चाहिए जी। क्योंकि अगर ईवीएम से होते हैं चुनाव तो निसंदेह उसमें खर्च कम आता है और टाइम की बचत होती है। और जो मानव संसाधन जो लगता है, जो समय ड्यूरेशन के कारण उनको ज्यादा परेशानियां होती है, चुनाव के परिणाम आने में काफी टाइम लगता है, इन सब चीजों की सुविधा ईवीएम से बन पाती है। कई बार बैलेट पेपर से चुनाव होने में भी बहुत सारे विवाद की स्थितियां बनती है, जैसे कि जिस चीज को कहा जा रहा था कि इसमें बहुत पारदर्शिता से और अच्छे से चुनाव होता है, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें भी तमाम विसंगतियां आती है जिसपे मुझे लगता है कि नजर रखनी जरूरी है। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बहुत अच्छी है। निपेंद्र पटेल जी, जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि झूठ की राजनीति बीजेपी करती है, अपने वादों से मुकर रही है बीजेपी, इसीलिए चुनाव परिणाम से डर रही है, जो आने वाले चुनाव परिणाम है उससे डर रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? कुछ कहना भी चाह रहे थे आप? नहीं, देखिए जी, चुनाव तो हो जाने दीजिए ना, पता चल जाएगा कि झूठ की राजनीति किसने की। और जहां तक इन्होंने एसआई और बीएड जो शिक्षकों का मुद्दा उठाया, ये तो कांग्रेसी की नाकामी और गलत नीतियों का परिणाम है। एसआई की जो परीक्षा हुई थी वो कांग्रेस के समय में थी, इन्होंने तो रिजल्ट ही नहीं निकाल पाया। इनकी गलत नीतियों के कारण महिलाओं को सूबेदार और प्लाटून कमांडर के पद पर चयन किया गया था, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर जो है वो एसआई का फिर से मेरिट लिस्ट बनाने का निर्देश दिया। तो उसके अनुसार सरकार कार्य कर रही है। और बीएड के जो शिक्षक हैं, अपने नेता राहुल गांधी को खुश करने के लिए इन्होंने जो है आनंद फानन में उनको नियुक्ति पत्र दे दिया। और बीएड शिक्षकों की जो नौकरी जाने का मामला है वो न्यायालय के आदेश के अनुसार सरकार काम कर रही है। देखिए, बीच का रास्ता निकालते हुए उनके लिए भी सहानुभूति पूर्वक सरकार विचार कर रही है और उनकी नौकरी पर क्या हो सकता है इस मामले में जो है वो समिति बनाकर जांच कर रही है। इन्होंने गलत नीतियां बनाई, उसका परिणाम जो है वो आज छत्तीसगढ़ का युवा भुगत रहा है। ये अपनी नाकामियों से जो है वो भाग नहीं सकते हैं। सरकार इनके ही जो नाकामी है उनको ठीक करने का प्रयास कर रही है और छत्तीसगढ़ के युवाओं को निश्चित रूप से जो है वो उनके योग्यता के अनुसार नौकरी और रोजगार मिलेगा, ये सरकार का वादा है। चलिए ठीक है, जान लेते हैं कांग्रेस से इसका जवाब जान लेते हैं। जी अंशुल जी, कांग्रेस की गलत नीतियों का परिणाम जी युवा यहाँ के जो है छत्तीसगढ़ के वो भुगत रहे हैं, ये आरोप लग रहा है आप पर? हाँ, हमारी बड़ी गलत नीतियां थी। अगर हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर कम थी,
हमारी बड़ी गलत नीतियां थी अगर छत्तीसगढ़ का हर एक युवा के हाथ में रोजगार था। हमारी बड़ी गलत नीतियां थी अगर किसी व्यक्ति विशेष के घर में हाफ बिजली का बिल आता था। ऐसी गलत नीतियों को हम बार बार करते जाएंगे और जनता का दिल जीत ले जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अभी बीजेपी प्रवक्ता ने हमें बताया कि हमारी कौन सी गलत नीतियां थी, सही नीतियां थी। थोड़ा सा आपको तात्कालिक इतिहास में लेकर चलता हूं और यहाँ से रायपुर से 70 किलोमीटर दूर राजनांद गांव लेकर चलता हूं। आरक्षक भर्ती के मामले में सरकार का क्या कहना है, उसके पीछे क्या मटिया पलीत हुई है। समय का अभाव इसलिए मैं आपको बता नहीं रही है, थोड़ा सा आप पता कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि छत्तीसगढ़ के गृह जेल मंत्री जी ने कितना बड़ा कृत्य कर दिखाया है, छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ कितना बड़ा छलावा कर दिखाया। अगर हम कांग्रेसी ना होते, उस बात को ना उठाते तो आज पता नहीं कैसे क्या हो जाता। तो आप मत बताइए, जिनके खुद के स्वयं के घर शीशे के होते हैं नृपेंद्र जी, वो दूसरों के घर में ताका झाकी नहीं करते। आप तो सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्यों पहले आप ईवीएम से चुनाव नहीं कराना चाहते थे और अब आप ईवीएम से चुनाव कराना चाहते हैं। और तो और पंचायत चुनाव जो सबसे कठिन है, क्योंकि उसमें हर एक व्यक्ति को 5 वोट डालना पड़ता है, उस पंचायत चुनाव को ये ईवीएम से नहीं करा रहे, निकाय चुनाव को ये ईवीएम से करा रहे। दिनांक ईवीएम से कराने का था, वह दिनांक भी निकल चुका है। आप इसके पीछे की क्रोनोलॉजी समझिए नृपेंद्र जी। मैं समझ रहा हूं आपकी राजनीतिक मजबूरी को कि आप किस प्रकार से राजनीतिक दबाव में प्रवक्ता के नाते बैठे हुए और सच्चाई को आप समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूं, जितना स्टूडियो समझ पा रहा है, मैं समझ सकता हूं, उससे कई ज्यादा बेहतर तरीके से जनता समझ पा रही है। मान देखिए, बैलेट पेपर या ईवीएम से चुनाव कराना या ना कराना वो चुनाव आयोग का निर्णय है। बिल्कुल। तो फिर हमारे उप मुख्यमंत्री जी इस पर बयान क्यों दे रहे हैं? सरकार या विपक्ष यही तो फंस रहे हैं। उस मांग पर विचार करना चुनाव आयोग का काम है। जिसका अधिकार है, जिसका विशेषाधिकार है, चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। फिर मंत्री जी के उस पर बयान क्यों दे रहे हैं? बीजेपी उसमें क्यों अड़ंगा डाल रही है? 13 दिन पहले मंत्री जी ने क्यों कहा था? ये 5 प्रश्न का जवाब दे दीजिए अगर उनका अधिकार है तो। ईवीएम या बैलेट पेपर से चुनाव कराना या ना कराना वो चुनाव आयोग का काम है। अरे तो आदरणीय, तो मंत्री जी बीच में क्यों कूद रहे हैं? चुनाव आयोग के मंत्री है क्या? वो तो नगरीय निकाय मंत्री है ना, तो वो बीच में क्यों बोल रहे हैं? फिर ठीक है, चुनाव आयोग का प्रवक्ता आके बात करे। ठीक है, फिर नृपेंद्र जी क्यों बोल रहे हैं बीजेपी की तरफ से? ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार, वाजिब प्रश्न पूछ रहा हूँ ना आपसे। चलिए ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नागेंद्र जी, पहले बैलेट पेपर फिर ईवीएम, आखिर परेशानी कहां से आ रही है? क्या सरकार को ऐसा लगता है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने में परेशानी है तो ईवीएम को ले आया है? ईवीएम को अगर यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं तो कांग्रेस को इसमें परेशानी नजर आ रही है। आखिर परेशानी तो चारों तरफ से ही घिरी हुई है ना, तो चुनाव का क्या होगा? आखिर ईवीएम और बैलेट पेपर किसी से भी चुनाव तो हो सकते हैं, परिणाम तो आएंगे ना। बेशक मुद्दे की बात यही है जी, और आखिर में डिबेट के यही तो सामने आ रहा है कि यह निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है कि वो किस तरीके से चुनाव कराती है, किस बिल्कुल बेहतर तरीके से चुनाव हो जाए और उसके परिणाम सही आ जाए, ये मंतव्य है। लेकिन इस पे अगर इसका राजनीतिकरण किया जाता है और इसको दृष्टिकोण से, तो आम जनता तो समझदार है, जिनको अपना निर्णय देना है, बिल्कुल वो सोचते हैं जी। तो मुझे लगता है कि अगर इस पे चर्चा करके अगर इसको और राजनीतिकरण किया जाए, इसका बैलेट पेपर, ईवीएम, ये तमाम जो मुद्दे भटकाव की बात होती है और इस पे बयान आने ही नहीं चाहिए नियम। बिल्कुल, जनता समझदार है, ये सही कहना है आपका कि जनता समझदार है। बिल्कुल, जिस तरीके से चुनाव अब दोनों ही इसमें फंसा हुआ है कि बैलेट पेपर और ईवीएम दोनों की एंट्री हो चुकी है। अब यहाँ पर तो चुनाव आयोग ने ईवीएम पर अपनी जो है मोहर लगा दी, लेकिन अब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। खैर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए इस चर्चा में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से निकाय चुनाव की जो जंग है अब ईवीएम के सहारे हो गई। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब यहां पर ईवीएम केस में एंट्री हो गई, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने हैं। अब ईवीएम से चुनाव होना है, लेकिन कांग्रेस इससे यहां पर पलटवार करती हुई नजर आ रही। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी बैलेट पेपर से डरती है, इसलिए ईवीएम का जो है राग अलाप रही। लेकिन इधर वहीं बीजेपी साफ तौर पर ये कहती है, नजर आ रही है कि जो कांग्रेस है वो ईवीएम से डरती है। अब आरोप और प्रत्यारोप तो जारी रहेंगे। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।